हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्टीरियो सेंटर या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर होते क्या हैं। अब देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में कोई पॉइंट या फिर लोकेशन जिसके अबाउट मॉलिक्यूल के अंदर स्टीरियो आइसोमरिज्म ऑब्जर्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमरिज्म दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो एक तो ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकता है या फिर ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है। अब देखो, एग्जांपल की बात करें तो यहाँ देखो, इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब इस कायरल सेंटर के अबाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये सारे कैसे हैं? स्टीरियो सेंटर्स। वैसे किसी भी मॉलिक्यूल में आपको स्टीरियो सेंटर काउंट करना आना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्मूलों का यूज तो नहीं कर सकते। ठीक है। और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे जहाँ पे आप फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर आपको शॉर्ट टाइम में सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे, और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर स्टीरियो सेंटर कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब अगला मॉलिक्यूल देखें तो यहाँ देखो, यहाँ इस डबल बॉन्ड के अबाउट जी आई पॉसिबल है, और इस कायरल सेंटर के अबाउट ओ आई पॉसिबल है, तो यहाँ कितने हो गए? एन, यानी कि स्टीरियो सेंटर 2 हो गए। ठीक है। अब यहाँ बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ कायरल सेंटर है और यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, तो एन कितना हो गया? यहाँ पर भी 2 हो गया। आगे बात करें तो यहाँ देखो, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, तो यहाँ भी एन क्या हो गया? 2। यहाँ बात करें तो यहाँ देखो, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, और ये भी कायरल सेंटर है, तो यहाँ भी क्या हो गया? एन की वैल्यू 3। तो इस तरीके से आपको कायरल सेंटर या फिर ऑप्टिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ताकि आप स्टीरियोजेनिक सेंटर निकाल सकें। अब बात करते हैं फॉर्मूलों की। देखो, फॉर्मूलों की बात करें तो आप इन जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अप्रोच, जो लॉजिकल अप्रोच है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग फॉर्मूलों के साथ साथ जो भी लॉजिकल अप्रोच है उसको भी समझते हुए चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करें अनसिमेट्रिकल एंड की। तो अनसिमेट्रिकल एंड का मतलब क्या होगा? कि अगर आप एक तरफ से मूव करना स्टार्ट करें, यानी सेंटर से, मॉलिक्यूल के सेंटर से अगर मूव करना स्टार्ट करें, तो जो भी ऑपोजिट एंड होंगे वहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मतलब पूरा मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट में बट जाना चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल में हम बोलेंगे उसे सिमेट्रिकल, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। एक भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल। ठीक है। अब देखो, इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्या दिख रहा है हमें? अनसिमेट्रिकल। क्योंकि अगर आप यहाँ से, मान लो कि यहाँ से आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल तो नहीं है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2⁻n, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। ठीक है। अब यहाँ देखें तो यहाँ हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा कायरल सेंटर हो गया और ये हमारा कायरल सेंटर हो गया, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2⁻², यानी कि 4, यानी 4 क्या हो गया यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम कैसे पता करेंगे कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, अब इसको लॉजिकली देखें तो ये हो सकता है, इसे हमने 1 बोल दिया, इसे 2 बोल दिया, इसे 3 बोल दिया, इसे 4 बोल दिया। एक काम करो, यहाँ आप यहाँ CL दे दो, यहाँ पर CL रख दो। ठीक है। इससे क्या होगा? ये कायरल सेंटर जो थर्ड वाला है वो कायरल सेंटर बन जाएगा। उसके पहले क्या था? वहाँ CS3 था। तो देखो, अब इससे अगर सॉल्व करना है तो हम क्या बोलेंगे? 1 2 3, और हमने यहाँ नंबर दे दिया 4। ठीक है। अब देखो, 2 और 3 पे हमारा क्या है? कायरल सेंटर्स है। ठीक है। हमने क्या बोल दिया? इसे R बोल दिया, इसे भी R बोल दिया, इसे R, इसे S, इसे S, इसे R, और इसे S, इसे S। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए? 4 आइसोमर्स हो गए। ठीक है। इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो, आपने फिशर प्रोजेक्शन बना लिया। मान लो आपने रख दिया यहाँ पर CS3, यहाँ CS3, यहाँ रख दिया आपने OH, Cl, यहाँ H, यहाँ H। अब ये देखो, इसका मिरर इमेज होगा, इसका मिरर इमेज होगा। वो कैसा होगा? नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो दोनों कैसे हो गए? पेयर ऑफ इनएंटियोमर्स हो गए। एक और पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, हमने यहाँ CS3 रखा, यहाँ भी CS3 रखा, यहाँ OH रख के यहाँ H और यहाँ Cl रख दिया। अब देखो, इसका भी मिरर इमेज ले लो। ये दोनों कैसे होंगे? सुपर इम्पोसिबल। तो कितने हो गए? यहाँ पे 2 आ गए और यहाँ पे भी 2 आ गए। टोटल कितने हो गए? 4। तो इनके बारे में ही बात हो रही है।
ठीक। अब देखो जैसे ये जो आर आर है उसका मिरर इमेज कौन होगा, एस एस होगा। ये जो आर एस है उसका मिरर इमेज कौन होगा, एस आर होगा। तो आप कन्फिग्रेशन निकाल कर देख सकते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, चलो आगे बात करें, अगले मॉलिक्यूल की बात करें। तो यहाँ देखो ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल है, किसी भी तरह से यहाँ मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। देखो यहाँ क्या है, हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पॉसिबल, और यहाँ क्या होगा, ऑप्टिकल पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ क्या है हमारा काइरल सेंटर। तो यहाँ पे भी 2⁻², यानी कि 4 हो गया। ठीक है, अब कैसे, अब देखो यहाँ आप R लिख सकते हैं और यहाँ 6 लिख दो, या फिर एक काम करो हम E लिख देते हैं। EZ नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा आपने, यहाँ S लिख के यहाँ E लिख दो, यहाँ R लिख के यहाँ Z लिख दो, S लिख के यहाँ पे Z लिख दो। ये टोटल क्या हो गया, हमारे 4 आइसोमर्स हो गए। ठीक है, चलो अगले मॉलिक्यूल की बात करें। तो यहाँ देखो ये भी हमारा कैसा अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, जहाँ पर इसके अबाउट GI होगा और इसके अबाउट भी GI होगा, कहीं ऑप्टिकल नहीं हो सकता। फिर से यहाँ 2⁻², कितने हो गए, 4। कैसे होगा, E के साथ E, E के साथ Z, Z के साथ E एंड Z के साथ Z। ये टोटल हमारे 4 स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट बात करें। अब यहाँ देखो यहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है और यहाँ हमारा ऑप्टिकल पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2⁻³ यानी कि 8। तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे हम, E के साथ E देन R। अब यहाँ E के साथ E फिक्स रख दो और यहाँ क्या कर दो, अब S कर दो। ठीक है, अब क्या करो, E के साथ Z कर दो, फिर R कर दो, E के साथ Z करके S कर दो, देन Z के साथ E करके R कर दो, Z के साथ E करके S कर दो, देन Z के साथ R, देन Z के साथ S। टोटल कितने हो गए यहाँ पर, देखो 8 हो गए। क्लियर है, अब बात करते हैं सिमेट्रिकल एंड्स की। तो देखो सिमेट्रिकल एंड में क्या होंगे, दो पॉसिबिलिटी है, या तो इवन हो सकते हैं या फिर ऑड हो सकते हैं। ठीक है, अगर इवन स्टीरियो सेंटर्स हुए यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, तो हमारा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2-1। अब ये जो पार्ट है वो दिखाता है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि ये दिखाता है इनैंशमर्स का नंबर, और ये क्या दिखाता है, मेसो कंपाउंड्स का नंबर। ठीक है, यानी ये कैसे हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब यहाँ बात करें, पहले मॉलिक्यूल को देखो यहाँ, तो ये हमारा काइरल सेंटर है और ये भी हमारा काइरल सेंटर है। मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक है और इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो क्या करेंगे, 2⁻² प्लस 2⁻²⁻2 तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3। ठीक है, अब ये 2 क्या है हमारा इनैंशमर्स और 1 क्या है हमारा मेसो कंपाउंड। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिकली कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखो हमने यहाँ रख दिया CH3, यहाँ रख दिया CH3, हमने यहाँ रखा OH, यहाँ रखा OH, यहाँ H और यहाँ H। अब ध्यान से देखो ये कैसा है, दिस इज मेसो कंपाउंड, क्योंकि यहाँ प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम इसको फिर से बनाएं, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ OH, यहाँ OH, H एंड H। अब यहाँ पर इसका मिरर इमेज ले लो, वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। दोनों कैसे हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव और पेयर ऑफ इनैंशमर्स। यहाँ 2 आ गए और यहाँ पर 1 आ गया। टोटल कितने हो गए, 3, जो हमारा फॉर्मूले से भी 3 आया था। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ देखो ये भी कैसा है, सिमेट्रिक है और GI सेंटर्स कितने हैं यहाँ पर, 2। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, 2⁻² - 1 प्लस 2⁻²/2 - 1, यानी फिर से 3 आ गए। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ लिख सकते हैं E के साथ E, E के साथ Z, Z के साथ E और Z के साथ Z। लेकिन ये देखो ये दोनों क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि अगर आप यहाँ से मूव करो नंबरिंग करे हो या फिर यहाँ से मूव करो, बात तो बराबर है। ठीक है, तो इसमें मैं अगर 2E 3Z लिखूँ, 1 2 3 4, 4Z लिखूँ, 2E 4Z लिखूँ, और अगर उस तरफ से आया तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2E 4Z ही लिखेंगे। यहाँ दोनों तरफ से नंबरिंग क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी।
इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो एक ये हो गया हमारा, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, और एक ये हो गया। टोटल कितने हो गए, 3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करें। अब यहाँ देखो, इस मॉलिक्यूल में ये हमारा क्या है, काइडल सेंटर, ये हमारा क्या है, काइडल सेंटर, और इसके अबाउट जीआई हो नहीं सकता क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है। अब देखो यहाँ भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिमेट्रिकल एंड है तो 2 टू द पावर 2 - 1 प्लस 2 टू द पावर 0, कितना हो गया ये, 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखो यहाँ पे आपने मान लो कि ये बना दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ रख दिया OH और यहाँ रख दिया OH, यहाँ H और यहाँ H। अब ये देखो मेजो कंपाउंड है, हमने बात करी है यहाँ POS प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम इसका दूसरा फॉर्म बनाएं, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ OH, तो यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसका मिरर इमेज भी होगा, और ये क्या होंगे, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, तो यहाँ 2 आ जाएंगे और यहाँ 1 आ गया। टोटल कितने हो गए, 3। ठीक है, अगला एग्जांपल। अब बात करते हैं हम ऑड स्टीरियो सेंटर्स की, यानी सिमेट्रिकल में ऑड होगा तो कैसे करेंगे। अब ऑड है यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3, 5, 7, 1 इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, तो वहाँ पे मिडिल की बात होती है। मिडिल की बात होती है मतलब मिडिल में कौन है, तो अगर मिडिल में हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n-1/2, ठीक है। लेकिन अगर मिडिल में हमारा ऑप्टिकल सेंटर हुआ तो हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर n-1, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। अब मैं इस 2 रेज़ टू पावर n-1 को इस तरह लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर n-1 माइनस 2 रेज़ टू पावर n-1/2 प्लस 2 रेज़ टू पावर n-1/2। अब इससे फ़ायदा क्या है, अब जो ये हमारा बिगर बॉक्स है उसे हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स, उसे बोलेंगे पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, इसे क्या बोलेंगे हम, मेसो कंपाउंड्स, ठीक है। चलो अब हम इस पे भी एग्जांपल देखते हैं। अब पहला देखो, यहाँ हमारा क्या है, सारे के सारे यहाँ हमारा सिमेट्रिकल है, ऑड है, और सेंटर में कौन है हमारा, ज्योमेट्रिकल है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n-1/2। तो हम लिख दें 2 रेज़ टू पावर 3-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3-1/2। तो क्या हो जाएगा ये, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6। वो 6 कैसे होंगे देखो, E E E E E Z E Z Z Z Z Z, ठीक है। Z Z E Z Z के साथ E Z E Z E एंड Z E E Z E, ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है, 6, यानी कुछ तो यहाँ पर कॉमन होगा। अब यहाँ देखो, इसकी बात करें EEZ और यहाँ बात करें इसकी, तो ये दोनों क्या है, सेम, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम। नेक्स्ट बात करें, इसकी बात करें EZZ एंड ZZE, तो ये दोनों भी क्या है, सेम। क्योंकि आप देखो यहाँ से नंबरिंग करो या फिर यहाँ से नंबरिंग करें, बात तो बराबर है, ठीक है। तो EEZ बोले या फिर ZEE बोले, वो दोनों सेम हो गए। EZZ बोले या फिर ZEE बोले, बात बराबर है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आपने EZZ लिख दिया और आपने ZZE लिख दिया, तो यहाँ से करने पे ये आ रहा है, यहाँ से करने पे ये आ रहा है, बात तो बराबर है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन, तो इनमें से कोई एक ही लेंगे आप, तो क्या हो गया, टोटल 6 आ जाएंगे हमारे। 8 हैं, 2 कॉमन है, तो एलिमिनेट कर दीजिए, 6 आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, अब यहाँ देखो, यहाँ भी हमारा क्या है, सिमेट्रिकल लेकिन ऑड, और सेंटर में कौन है, ज्योमेट्रिकल, तो लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर, मैं सीधा वैल्यू लिख दूँ यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 3-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3-1/2, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। अब वो कैसे होगा देखो, इसे R लिख दें, इसे E लिख दें और इसे R लिख दें, इसे R लिख दें, इसे E लिख दें और इसे S लिख दें। अब यहाँ S E R S E S, वैसे ही अब यहाँ पर Z के साथ लिख दें R Z R Z S S Z R
एंड SZS। अब ये देखो, आपने लिखा है यहाँ पे RES या फिर SER, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। वैसे ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से हमारा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। आप यहाँ देखो, यहाँ सेंटर में कौन आ गया, हमारा ऑप्टिकल आ गया। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है, सेंटर में हमारा ऑप्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या था, 2⁻n−1, 2⁻n−1। तो फॉर्मूला लिख दें 2⁻n−1, तो क्या हो जाएगा 2⁻3−1 यानी कि 2⁻2 यानी कि 4। टोटल 4 आएंगे। अब देखो, ये जो हमारा काइडल सेंटर है, इसे हम बोलते हैं स्यूडो काइडल सेंटर। क्या बोलते हैं, स्यूडो काइडल सेंटर। अभी क्या होता है, अब समझो इसको। स्यूडो काइडल सेंटर एक ऐसा काइडल सेंटर है जिसके अबाउट जो आप साइड के ग्रुप्स हैं, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, इनके कन्फिगरेशन चेंज होने पे वो काइडल सेंटर कभी होगा और कभी नहीं होगा। ठीक है, अब समझो, अगर हम इन दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर्स को ई लिख दें तो ये काइडल सेंटर नहीं है। इन दोनों को हम जेड लिख दें तो काइडल सेंटर नहीं है। एक ई है एक जेड है तो वो काइडल सेंटर है। तो इस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब देखो, यहाँ अगर फॉर्मूला से देखें तो यहाँ 4 आ गया। अब इसको समझते हैं कि कैसे आया वो 4। अब यहाँ देखो, हमने यहाँ देखा कि ये हमारा ई है और ये भी क्या है, ई है। ठीक है, ये हमारा z है और ये भी हमारा क्या है, z है। तो जैसे ये दोनों ई है तो ये काइडल सेंटर नहीं है, ये भी काइडल सेंटर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ बात करें तो हमने इसको रख दिया ई और इसे कर दिया z, और इसको कर दिया z और इसे कर दिया ई। तो अब देखो, ई जेड हो गए तो दोनों अलग मानेंगे हम, तो क्या बोलेंगे, बीच वाले को ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, यानी ये काइडल सेंटर है और ये भी काइडल सेंटर है। ठीक है, अब देखो, इन दोनों के अंदर भी अगर हम बात करें, अब ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस हैं, दिख रहा है वो साफ साफ। लेकिन बीच वाले काइडल सेंटर का अगर हमें निकालना पड़े RS कन्फिगरेशन तो कैसे निकालेंगे, देखो, अब हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के बारे में बात करें तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ई और जेड में हमें पता है कि जेड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 3 और ये 4 जहाँ हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम क्या जा रहे हैं, 1 2 3 कहाँ गए हम, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, क्या होना चाहिए था, S, तो ये S ही रहेगा क्योंकि हमारा फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, बॉटम पे है। और ये भी हो जाएगा हमारा, ये 1 ये 2 ये 3 क्लॉकवाइज, तो ये R हो जाएगा। तो ये हमारा कन्फिग्रेशन निकाल लिया हमने। टोटल कितने हो गए, 4। चलो अब आगे बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे काइडल सेंटर है, ये भी काइडल सेंटर है और ये भी काइडल सेंटर है, और ये क्या हमारा स्यूडो काइडल सेंटर। स्यूडो क्यों, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के कन्फिग्रेशन के बदलने पे ये काइडल सेंटर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2⁻n−1 यानी 2⁻3−1 यानी कि 4। अब 4 कैसे आएंगे उसके बारे में समझते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पर बीच वाले कार्ड जो हमारा तीनों कार्डल सेंटर्स हैं, ये रहे, ये और ये। अब देखो, जो पहला वाला है स्ट्रक्चर जिसमें हमारे तीनों OH इस तरफ हैं, तो ये क्या है, एक मेसो कंपाउंड है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब चाहो तो आप कन्फिग्रेशन निकाल लो, लेकिन यहाँ दिख रहा है हमें POS है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, मेसो कंपाउंड यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरे के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, नो POS, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, जिसका मिरर इमेज भी होगा। एक ये होगा और इसका मिरर इमेज भी होगा, यानी यहाँ कितने हो गए, 2 मेजो के। लास्ट वाले के बात करें तो यहाँ भी देखो क्या है, POS प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया, मेजो हो गया। टोटल कितना हो गया, 4, 2 मेजो और 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो हमने जो वो देखा था, 2⁻n−1 माइनस 2⁻n−1/2 प्लस 2⁻n−1/2, ये हमारा क्या था, एनांशिमर्स, और ये क्या था, मेजो कंपाउंड। तो यहाँ पे फॉर्म वैल्यू रख दीजिए आप 3 की, तो ये क्या आ जाएगा 2 और ये भी क्या आ जाएगा 2। तो निकाल सकते हैं हम नंबर ऑफ एनांशिमर्स और नंबर ऑफ मेजो कंपाउंड्स। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, और ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है हमारा,
इवन क्यूमुलिन है। इवन क्यूमुलिन क्या होता है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट होता है। तो यहाँ क्या है हमारा अनसिमेट्रिकल, तो 2⁻², कितने हो जाएंगे 4। 4 आपको पता है कैसे होंगे, ये ई के साथ आर, ई के साथ एस, जेड के साथ आर और जेड के साथ एस। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि ऑड इवन क्यूमुलिन्स क्या होते हैं, तो आप पीछे जाके जहाँ हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करी है वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ देखो, ये क्या हमारा ऑड क्यूमुलिन, तो ये क्या देख शो करेगा, जी आई शो करेगा। और एक है तो यानी कि या तो ई होगा या फिर जेड होगा, यानी कितना हो जाएगा 2⁻1 यानी 2। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। 2⁻2 यानी कि 4, क्योंकि ये दोनों एंड्स सेम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई जेड, ई ई, जेड ई एंड जेड जेड। टोटल कितना हो गए 4। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ देखो 8 मेंबर रिंग है, तो यहाँ सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, कितना हो गए 2⁻1 यानी कि 2। हमें पता है कि 8 मेंबर या उससे ज़्यादा बड़े रिंग्स होते हैं तो वहाँ डबल बॉन्ड के अबाउट जी आई पॉसिबल है। ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बात करी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पे। बहुत सारे सवाल देखेंगे हम, बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करें तो अच्छा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर जगह फॉर्मूला भी नहीं चल सकता और हर जगह हम लॉजिक भी नहीं लगा सकते। बड़े मॉलिक्यूल्स में हमें हमेशा फॉर्मूलों से ही रिलाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.